भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। दिस इज आदि अरविंद। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर पांडे जो हमको बताएंगे। हमारे पास अभी हम बोलते थे टू फ्रंट, टू एंड हाफ फ्रंट, एंड गॉड ब्लेस हिज सोल, जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी हमारे साथ में दी थी। ही डिपार्टेड बट द टर्मिनोलॉजी स्टिल रिमेन्स। अब हम बात कर रहे हैं फाइव फ्रंट प्लस वन, ऑब्वियसली आपका अंदर का वन। मैं यार हाफ हाफ नहीं बोलता, मैं पूरा एक ही बोलता हूँ। लड़ना तो अच्छे से लड़ो, नहीं तो फायदा नहीं है ये सब हाफ हाफ काम करने के। तो सर, सबसे पहले नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि, और आपके ऑडियंस को भी सभी को नमस्कार। बहुत तो अच्छा सर, टॉपिक 5 फ्रंट मतलब है। फुल पावर। एब्सोल्युटली, वी हैव टू बी फुल पावर 24 आवर, यू नो। बिल्कुल। बट लेट मी स्टार्ट विद दिस सर। जिस तरह से अमेरिकन, एंड हम लोग ऑफलाइन जो बात कर रहे थे, जिस तरह से अमेरिकन इन्फ्लुएंस इस रीजन के अंदर बढ़ रहा है, यू लुक इट स्टार्टेड अप विद, हम हमारी नजर में आया, पाकिस्तान से नजर में आया, ओके, इमरान खान, फेयर इनफ। द शॉकर केम विद बांग्लादेश, यो, ऑलराइट। नाउ आइसिंग ऑन द केक आ गया सर या विद नेपाल। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टैक्टिक सेम, एवरीथिंग सेम, एंड वी नो वी कांट स्टॉप दिस बिकॉज दीज गाइज आर जस्ट वे टू पावरफुल। नाउ हाउ डू वी, आई मीन, किस तरह से सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इसको इंटरप्रेट करेगी? ओके, आई थिंक जब हम 5+1 बोलते हैं, मुझे जहां तक मुझे लगता है कि वी शुड टॉक अबाउट 6+1। सी, वाओ। पांच, हमारे पांच तो स्विंग स्टेट्स हैं, एंड ऑल दीज, some of them who got active little earlier and those who are active now. So Pakistan तो एक permanent fixture है, it is definitely there. एंड देन 5 जो आपके स्विंग स्टेट्स हो गए, वो कभी भी बिकॉज ऑफ द चाइनीज इफेक्ट, यूएस इफेक्ट, एंड जो भी बिग गेम्स हैं उसकी वजह से किसी में भी कोई भी गेम शुरू हो सकता है कभी भी। और एक जो आपने जिक्र किया इंटरनल फ्रंट, वो पूरा फ्रंट है, बिकॉज जिस तरह के गेम्स अभी खेले जा रहे हैं, एक्चुअली अब वो गेम्स में ये इसी तरह की चीजें आएंगी, और सेम टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है, सेम टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं विच आर एम्प्लॉयड। तो अब जब हम फ्रंट की बात करते हैं तो एक बात ये समझ में आती है कि जब आप राइज कर रहे हो एज ए नेशन, तो डेफिनेटली जब एक नेशन राइज करता है तो किसी न किसी को पिंच करता है, किसी को इम्पैक्ट होता है। स्पेशली अगर आप किसी की प्राइमेसी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हो, या फिर किसी के आप एलाई बन के नहीं चलना चाहते हो, तो वो उस सिचुएशन में ये तो आपको तकलीफें आएंगी, और ये राइज को कॉन्टेस्ट करने के लिए लोग होंगे। तो ये एक तरफ जहां मन में अच्छा भी लगता है कि भाई अब हम कम से कम राइज कर रहे हैं और लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं। बड़ा होने का अगर आपको थोड़ा बहुत तकलीफ उठानी है तो यू शुड फील प्राउड ऑफ इट, कि दैट एटलीस्ट अरे दैट इज। हाँ। दूसरी बात है कि ये जो कंटेनमेंट आर्क है, एक्चुअली प्रेजेंट टाइम पे इट इज बेसिकली 2-3 किस्म के एंगल्स हैं इसके ऊपर में। एक तो है ओवर्ट फ्रंट जो पाकिस्तान है, जो जिसके बारे में हम जानते हैं, एंड इट हैज बीन देयर एवर सिंस इट्स बर्थ, एंड इट इज नॉट गोइंग टू गो एनी टाइम सून। प्रोबेबली एक स्टेज जब आएगी जब उसका डिसमेंबरमेंट या उसके जो फ्रेगमेंटेशंस हैं वो इतने हो जाएंगे और इस तरह के हो जाएंगे कि शायद तब वो एक्सेप्ट करे। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वहाँ पे मिलिट्री का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए, तब शायद जब एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह अगर वो उभर के आए, तब शायद हमें थोड़ी सी शांति मिले। अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो दूसरा है वो एक्चुअली जो बांग्लादेश का फ्रंट है, वो डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक एंगल है उसके अंदर में एक्चुअली। तो अभी उसको हम थोड़ा डिटेल से जब डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में बातचीत करेंगे। और तीसरा जो फ्रंट है वो एक्चुअली हमारा इमोशनल फ्रंट है, जो अभी एक्टिव हुआ है। सो इनके साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं वो 3 अलग अलग डायमेंशन में रहे हैं, और इनको हमें इन्हीं डायमेंशन में शायद हमको डील करना पड़ेगा।
तो पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, उसके बेसिकली काइनेटिक प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब काइनेटिक प्रेशर पॉइंट्स में क्या है, टेरर नेटवर्क्स हैं जिसको वो ऑपरेट करता है और जिसकी वजह से हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है। दूसरी चीज है जो सीज फायर वायलेशंस होते हैं, जब भी उसके पास थोड़े से एमुनिशन हो जाता है तो वो शुरू हो जाता है, चाहे वो टेररिस्ट को क्रॉस कराने के लिए करता हो या अदरवाइज करता हो अपने लोगों का मोराल ऊपर रखने के लिए, तो वो भी एंगल है। और जो तीसरा चीज है वो है जो हाइब्रिड वॉर है, जो उसने जेएनके में और हर जगह उसके लोग हर जगह प्रेजेंट है। तो कहीं पे भी किसी भी तरह से वो कोशिश करता रहता है, चाहे वो स्लीपर सेल्स के तौर पे लोग हों, चाहे वो एक्टिव कहीं पर हों। तो ये 3 जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, काइनेटिक प्रेशर पॉइंट्स हैं, उसका इस्तेमाल वो करता रहेगा। एंड वी हैव टू केटर फॉर दीज प्रेशर पॉइंट्स। इवन इफ सपोज आज की डेट पे कुछ समय का गैप हो जाए, अगर मान लो कोई टेररिस्ट अटैक ना हो इस तरह का या जो भी हो, तो हमें मतलब मेरा अपना यकीन ये है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो चला के रखा है, particularly aimed at Pakistan, this should continue. Because otherwise what happens is कि if there is a strike which happens, then you have to do a whole lot of planning, you have to actually create an operational name. There are a lot of actually issues which go behind, and that is why then you have to choose a time when there is complacency and so many other surprise elements and a lot of things. So I think इसको हमको जारी रखना चाहिए, और जब हमें जरूरत हो तो हम बटन दबा दें। अब चॉइस हमारे ऊपर है कि कितनी बड़ी बटन हम प्रेस करते हैं और किस तरह का इम्पैक्ट हम क्रिएट करते हैं। जो दूसरी बात है कि इट्स नॉट अबाउट दोस कपल ऑफ जनरल्स, चाहे वो मुनीर हो या चाहे जो भी हो पाकिस्तान के। इट इज अबाउट दैट ट्रायंगल, जो एक डुअल रिलेशनशिप का ट्रायंगल बनता है। वो ट्रायंगल है एक्चुअली जिसके अंदर में जो इस पूरी प्रॉब्लम को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब उस ट्रायंगल में क्या है, चाइना का पैट्रोनेज है, उसका इस्तेमाल, जो भी उसके इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो उसको वेपन सेल करना है, चाहे उसको सीपेक के लिए करना है, चाहे उसको जो भी अपना कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स बनाना है, तो एक तो वो है, तो वो एंगल डेफिनेटली काम करेगा। और अगर चाइना इतना डीपली इंट्रेंच्ड है पाकिस्तान में, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चाइना का जो इम्पैक्ट वहां पे, सो दैट काइंड ऑफ कोल्यूसिव जो थ्रेट है वो हमेशा बना रहेगा। तो या तो पाकिस्तान में चाइनीज जो इंटरेस्ट है उसको खतरा बढ़ेगा अगर हम कुछ करते हैं, या फिर अदरवाइज ऑल्सो जो फ्यूचरिस्टिक उसके एम्स हैं उसके ऊपर में। दूसरी चीज है यूएस की हेजिंग, तो जहां जहां पे चाइना होगा वहां यूएस की हेजिंग डेफिनेटली होगी। अब वो उसके साथ और भी कितने सारे उल्लू सीधे करते हैं वो एक अलग चीज है, कि चाहे वो आप पर्सनल बिजनेस के लिए हो, चाहे आप मिनरल्स की बात करें, चाहे ऑयल की, या जो भी बात करें, या फिर कंटेनमेंट ऑफ ईरान हो, या मैनेजिंग अफगानिस्तान हो। सो दिस पर्टिकुलर थिंग। अब इन दोनों के रहते हुए ट्रायंगल का जो तीसरा सिरा है वो है पाकिस्तान का एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन वाला जो मामला है, कि अपॉर्चुनिज्म उसको। तो पाकिस्तान प्योरली अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है। एंड व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इज कि अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं है, बिकॉज 1000 कट्स देते देते उसको खुद इतने कट्स इन्फ्लिक्ट हो गए हैं कि अब आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज एनी ऑप्शन बट टू रिमेन टैग्ड विथ वन और द अदर। सो अब उसको करने के लिए जब करता है तो फिर उसको बहुत सारे इंटरेस्ट जो यूएस के हैं उसको भी। सो एक्चुअली जो टोटल इम्पैक्ट पाकिस्तान का है वो उसके अपने इंटरेस्ट के अलावा जो दूसरों के इंटरेस्ट सर्व करता है। So this triangle which I mentioned कि 3 edges of this triangle, so ये triangle हमेशा बना रहेगा। और over a period of time जो पाकिस्तान का मिलिट्री जिहादी कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, वो सर्विस प्रोवाइडर स्टेट बन गया है इस मामले में। तो अब उसके पास है क्या एक्चुअली देने के लिए, तो उसके पास में टेररिस्ट हैं, उसके पास में ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, और तीसरी चीज है उसके पास में अपनी टेरिटरी। तो अब ये टेरिटरी, ट्रेड रूट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स, इन तीनों को उसने इस तरह से लीज पे दे रखा है कि अभी शायद ये भी बहुत ज्यादा उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि अभी बहुत ज्यादा ये और क्रिएट कर सकता है या और प्रोवाइड कर सकता है, बैकफायर करेगा, बैकफायर करेगा। एग्जैक्टली।
So now this is the kind of a thing. So China का चेकबुक लेके और यूएस का बैलेंसिंग एक्ट लेके चल रहा है अभी. Let us see how long it can actually carry on and when it is going to actually have a difficult situation. अब जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक इकोनॉमिक लीवर है. सो हमारे लिए तो कॉरिडोर है बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एंड एक्ट ईस्ट going beyond to all those areas, whether it is through Myanmar or beyond to various other countries, तो वहां पे भी एक्चुअली एक कॉन्फ्लिक्ट बनती है बिकॉज चाइना का भी गेम प्लान वहां पे आ जाता है. अब जब चाइना का गेम प्लान आ जाता है तो यूएस वांट्स टू काउंटर इट. एक टाइम था जैसे अभी हम जब डिस्कस कर रहे थे ऑफ लाइन, तो जो आप मेंशन कर रहे थे उसमें कि एक समय था जब यूएस ने आपको बोला कि भाई आप हैंडल कर लो इस इलाके को, आप देख लो, बट यू realized that you don't want to be actually, if it is like a partner, then it is a different issue, but you can't be actually US ally and start doing things on behalf of. और फिर जब आप ये सब करते हो तो फिर आपका राइज कहाँ रहता है? फिर तो आप ये जगह को देख लो लेकिन चाइना से भी लड़ लो. या वो भी कैविएट है ना सर. बिल्कुल. आपको बांग्लादेश को ठोकना है ठोक लो, नेपाल को करना है जो करना है करो, इधर पे करना है जो करना है करो, पाकिस्तान को जो करना है करो, बट चाइना से लड़ो. या तो वो अपना जो ये वॉर है इधर का या कॉन्फ्लिक्ट है उसको आउटसोर्स करना चाहता है आपको टोटली. तो अब इस सिचुएशन में कैसे आप इसको करेंगे? फिर चाइना के इंटरेस्ट हैं बांग्लादेश में, उसके पावर प्लांट्स हैं, उसका पोर्ट का इंटरेस्ट है और बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर वो अभी, बिकॉज सी बे ऑफ बंगाल इज अ वेरी प्राइस एक्चुअली एरिया एंड it wants the connectivity to Bay of Bengal. So that is another critical element as far as China is concerned. So China will definitely continue to play. Then US comes through UN telling कि एक हमको कॉरिडोर, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना है. तो अब ये सारे जो गेम्स हैं, they actually, in addition to all that, the demographic actually position of Bangladesh is also another element which bothers us. बिकॉज अगेन वहां पे जो ये मुस्लिम हिंदू और ये रॉयट्स का प्रोटेस्ट और ये सारी जो सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुई, सो एक्चुअली क्या होता है कि इस रीजन में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, चाहे आपकी पाकिस्तान के साथ में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो या उससे पहले जितने भी ऑपरेशन किए हमने, सो एवरी टाइम देयर इज एनी कॉन्टेस्टेशन इन दिस रीजन, एक्चुअली इट एड्स टू द हिंदू मुस्लिम डिवाइड. एंड जो इंडिया के बारे में सेंटिमेंट है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, दैट एक्चुअली स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. सो दिस इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट व्हिच एक्चुअली इम्पैक्ट्स इंडिया इन अ बिग वे. तो अब इसमें क्या हुआ कि चाइना ने अपना जो भी पोर्ट्स का और जो भी अरेंजमेंट बनाया, जो भी इक्वेशन बनाई, एंड थ्रू डिजिटल इंटरफेसेस, ये जितना भी आपका टिकटॉक है और ये जो सारा चीज है, चाइना एक्चुअली डज इट थ्रू दैट बिकॉज इट डजंट वांट टू एक्चुअली फिजिकली कमिट इटसेल्फ, सो इट डज थ्रू दैट. सो जो इन्फ्लुएंस उसका है वो इन सब चीजों के थ्रू हुआ. फिर एक इसमें एग्जांपल है सर, नेपाल में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, राइट, इट इज बिल्ट ऑन दैट टिकटॉक. आई विल कवर दैट. The technological aspect also I'll cover, and it's a big game. In fact, when I talk about that, हमारे ऑडियंस को बहुत शॉकिंग लगेगा कि ऐसा भी कुछ हो रहा है दुनिया में और इस तरह की चीजें चल रही हैं. Let's go, sir. सो ये एंगल, और उसके बाद फिर जब यूएस ने जंप किया वहां पे तो गवर्नमेंट ही कंट्रोल में आ गई उसके. सो उसने रेजिम चेंज कर दिया. सो नाउ यू सी चाइना इज all around, Bangladesh is all around surrounded by India. Then, the money that it has given, it bought a lot of, people. ये जितने भी connectivity के projects होते हैं, actually, they are not meant for only projects. They are also meant for buying the people, and they are also meant for actually kind of purchasing the power centers of that particular country. So this is the kind of way that China actually does. अब वहां पे जो गवर्नमेंट है वही टॉपल हो गई, अभी वो रिजीम चेंज हो गया और उसके बाद गवर्नमेंट का एक्चुअल कंट्रोल यूएस के अंडर में आ गया.
So this is the kind of thing which happened as far as Bangladesh is concerned. अब हम जब आते हैं नेपाल के बारे में, तो थोड़ा सा मैं 1 मिनट जिक्र करूंगा कि वहां का जो माइंड का टेरेन है एक्चुअली, बिकॉज नाउ इट इज नॉट दैट बॉर्डर वाला या टेरिटोरियल फाइट है. अब आजकल टैंक से ज्यादा बॉट्स की लड़ाई है. तो जो वहां का मेंटल टेरेन है उसको मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा उसके बारे में. तो एक तो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन जो वहां का है, इट इज प्रो इंडिया, लेस लेफ्टिस्ट. So as far as India is concerned, it is this. हिल्स और प्लेन्स में अगर हम जाते हैं तो प्लेन्स में इंडिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस है और हिल्स में थोड़ा कम है. चाइना ने काफी इनरोड किया वहां पे, बट वहां पे जो लेफ्टिस्ट बनाए हैं वो भी उसके साथ बहुत स्ट्रांगली नहीं है, बिकॉज दे आर एक्चुअली स्केयर्ड ऑफ यूएस. सो व्हेनेवर समथिंग हैपेंस, सपोज दे आर लाइकली टू गेट एक्सपोज्ड, so they switch sides. And in fact, there was one compact which was signed, which was initiated by USA for this infrastructure development and all that. Even in that compact also, this compact is basically Millennium Challenge Compact or something, MCC के नाम पे है, जिसमें I think $500 million का इन्वेस्टमेंट यूएसए ने किया. बहुत है सर इनका. तो वो हामी नेपाल जिसने प्रोटेस्ट करा है वो ही, आई मीन, या. So what I'm reflecting is conversions. It's just infiltrated, massively infiltrated. बिल्कुल. तो जब एमसीसी वाला आया था तो क्या हुआ, लेफ्टिस्ट ने एक्चुअली बहुत अपोज किया, बट जब वो फिर आंखें दिखाई होगी यूएसए ने तो फिर देन दे kept quiet about it. So what I'm trying to say is कि as far as influence is concerned, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है भी उसका बहुत कंप्लीट लॉयल्टी नहीं है उन लोगों की, as long as they are getting the money and all that. So that is the kind of impact as far as China is concerned. Then US, when US does US aid और ये सब चीजें चलती रही हैं सदियों से, तो उनका जो एक अपना इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम बना हुआ है, एंड जहां भी उनके इंटरेस्ट होते हैं वो थोड़े पहले से काम करना शुरू कर देते हैं. सो इफ आई से कि इट वाज अराउंड 2015 that they started actually getting seriously into it. So, why? Because 2014 India started exactly waking up, so they said, "Hang on, घुसो यहाँ पर यार." Yeah. You must. एक चीज है सर, एक चीज है. Yeah. The foresight of these people. Yeah. 25 में कराना है, 25-30 में कराना है, कभी 15 में घुस जाओ, कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू हो जाओ. I mean, you gotta give it to them, यार. ट्रू. हाँ, वो एंगल भी है आदि. एक और एंगल इसका है कि जब इनिशिएटिव आपके पास होता है ना तो आप प्लान कर सकते हो. सो आई मीन दे आर एक्चुअली द माइटी पावर और व्हाटएवर दे आर, सो दे कैन एक्चुअली थिंक, दे कैन प्लान, अदर्स कैन ओनली रिएक्ट. सो एक वो चीज है. दूसरी चीज क्या है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है आपकी लीडरशिप में, आपकी कंट्री में, which has been missing till about 11 years back. So then you are not actually, you are 100% reactive. Otherwise what happens is कि in 40%, 60% domains you are actually proactive, and in certain areas you are reactive. And धीरे धीरे as you progress in this kind of a strategic thinking environment, then you are slowly increasing your proactive domains, and you are decreasing your reactive domains. So this is what has happened, but we are still far from being in that state that we can plan on everything and we can get going about it. So this is one area. So as far as the mental mind mental terrain of Nepal is concerned, this is how it was. And then few more factors came in why US wanted to actually do it so suddenly. क्यों करना पड़ा? Because after this problem of India and this SCO wala jo situation hua, then KP Sharma Oli went and attended that victory parade also, and then there were talk about him coming to India sometime by end of this month or something. So all these issues, because while US wanted to tame Nepal in complete manner,
this India sentiment, India effect, and Trump effect, and those things also probably kind of speeded up, accelerated this entire game. So ये एक जो था. अब अगर हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं एक्चुअली, तो स्क्रिप्ट जैसे मैंने बोला 2015 में एक तो ये 2014 का इफेक्ट था ही इंडिया का, कि नाउ इंडिया started getting into a particular mode of progressing and things like that. And secondly क्या था कि लीडरशिप को ये लोग जानते हैं, एंड लीडरशिप को वो 2002 से जानते हैं या और उससे पहले से जानते हैं. So probably they would have carried out certain predictive analysis that it's just a matter of time, and when India will probably start questioning certain things which we try to dictate to them. So all those factors also would have worked. But normally ये क्या करते हैं कि जब कहीं आपकी देश में, किसी देश में आपदा आती है, तो वो आपदा को इस्तेमाल करते हैं और सीडिंग शुरू कर देते हैं. So actually that seeding started from then on. और अगर इसको हम टेक्नोलॉजी, जो कॉग्निटिव डोमेन की टेक्नोलॉजी है, जिससे कि कॉग्निटिव डोमेन बेसिकली मैं कुछ अपने दर्शकों को ये बताने के लिए ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कॉग्निटिव बेसिकली वो है जिससे आप क्या सोचते हो, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी बिहेवियर, एक्शंस क्या हैं, उसको आप कंट्रोल करते हो. तो ये सारा जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में चला जाता है. तो कॉग्निटिव वॉरफेयर में जब आप जाते हो तो आपका माइंड जो है वो टारगेट भी होता है और बैटल स्पेस भी माइंड ही होता है. सो एक्चुअली मतलब जंग भी वहीं हो रही है, माइंड में ही हो रही है, और टारगेट भी माइंड ही है. सो दिस इज अ वेरी टिपिकल सिनेरियो एंड सिचुएशन. सो ये 2010-11 के आसपास इनके ज्यादातर जितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं सोशल मीडिया, एआई और इन चीजों से जुड़े हुए, वो सब उस टाइम पे हुए हैं शुरू ज्यादा, अराउंड 2010-2011. आई कैन टॉक अबाउट एटलीस्ट अबाउट 12 प्रोजेक्ट्स जो कि प्योरली सोशल मीडिया के थ्रू कॉग्निटिव डोमेन के लिए, कॉग्निटिव वॉरफेयर के लिए इन्होंने लॉन्च किए थे, एंड विच विल सम ऑफ इट विल डिस्कस लेटर. सो ये उस टाइम पे शुरू हुआ. तो सबसे पहले तो इन्होंने ये अर्थक्वेक के टाइम पे शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने जो इन्फ्लुएंसर्स, बहुतों का आपने जिक्र किया जो आज के प्रेजेंटेशन में, तो ये इन्फ्लुएंसर्स इन्होंने खड़े किए. और इन्फ्लुएंसर्स का बेसिकली ये है कि एक तो होता है कि इन्फ्लुएंसर्स की रीच ज्यादा होती है, और उस रीच को ये स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उनके ब्रेन को एग्जामिन करते हैं, उनके इमोशंस को, बिलीव्स को, और इन चीजों को. बिकॉज अगर आपको ये पता नहीं है कि अगले को क्या फीड चाहिए, क्या खाना उसको पसंद है, तो आप उसको गलत फीड करोगे. तो इसलिए ये पूरी मैपिंग होती है, और पूरी टेक्नोलॉजी के थ्रू और पूरे सिस्टम्स के थ्रू पूरी मैपिंग होती है. और ये मैपिंग जब हो जाती है तो फिर इसके बाद आपका एक किस्म से रेडी हो. तो अब आपको जब लॉन्च करना है तो फिजिकल डोमेन में भी करना है, फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है आपको, और उसके बाद उसका जो सोशल मीडिया, एआई और इन सब के जरिए आपने उसको स्प्रेड करना है, वो सारी चीजें भी होती हैं. अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आपका जो कंटेंट क्रिएशन है, एक्चुअली डिजिटली जो कंटेंट क्रिएट करते हो आप एक्चुअली यू कैन मैच इट विद द रियल. अब जैसे आपने मान लीजिए कोई एक्शन किया, और उसका जब आपने एक वीडियो बना लिया, तो उस किस्म के आप हजारों वीडियोस डिफरेंट वेरिएशंस के साथ में आप क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट क्रिएशन दीज डेज डजंट टेक मच टाइम, इट्स वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट. तो ये जो चीज है, तो ये सब चीज हुई. तो फिर उसके बाद वो सब चले, आपके जितने भी हैशटैग्स हैं वो चलना शुरू हुए. अब मैं इस करंट टाइम की बात कर रहा हूं. तो आपके जो भी वीडियोस वगैरह जो चले और जो भी हैशटैग कैंपेन्स चली, अब यहाँ पे एक चीज समझने की ये है कि ऑल दिस कंटेंट स्टार्टेड इन नेपाल. शुरू में बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पे एक्चुअली नेपाल में शुरू हुआ. उसके बाद आप देखो किस इकोसिस्टम में जाता है, उसके बाद ये जाता है हॉलीवुड इकोसिस्टम में. सो ये जो एनलार्जमेंट इसका है, इसका जो एम्प्लीफिकेशन का है, देयर इज अ मॉडल टू दैट एम्प्लीफिकेशन. सो देन इट गोज टू अनदर एरिया वेयर targeted communication and targeted distribution of this content takes place.
फिर वो आता है बॉलीवुड में आपके। सो सेकंड लेवल का एम्प्लीफिकेशन आपके बॉलीवुड में हुआ है। सो ये बॉलीवुड इज ए इकोसिस्टम एंड इट इज देयर इको चैम्बर एक्चुअली, जहां पर ये चीजें जाती है और ये वॉइसेस सारी और जो चीजें एम्प्लीफाई होती हैं। बॉलीवुड से ये गया डायस्पोरा में, इनके जो नेपाली डायस्पोरा और जो यूरोपियन वेस्टर्न जो एलिमेंट्स हैं, जहां पे ये फर्दर एम्प्लीफाई होता है और जहां पे इनके जो भी सिस्टम्स हैं जो बने हुए हैं, जो फार्म्स बनाते हैं और बहुत सी चीजें करते हैं, तो वहां पे गया और उसके बाद ये दोबारा से वापस आया नेपाल में। तो अब आप ये समझो कि किस तरह से कितने उसमें लाखों हजारों कंटेंट्स एंड लाखों एंड जब ये सब चीज हो रही है तो आप ये समझ लो कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, एवरीथिंग इज इंजीनियर्ड, एवरीथिंग इज डॉक्टर्ड। अब आपने जिक्र किया था टिकटॉक का। TikTok SE actually is the best machine which has been created so far. And TikTok, started from China. Then uske baad, in fact, some time before Ukraine and around that time, China and Russia entered into a digital partnership. So whatever strengths Russia had, they actually shared with them, and whatever China had, they shared. So if you really see, it is Russia which has used TikTok most beautifully and most elaborately, and that has been done against US. एक्चुअली एक और चीज है सर, जो ये जो प्रो पैलेस्टाइन ये पूरा जो मूवमेंट है, Yeah, that was completely engineered on TikTok. People have not absolutely, realized it. It is, I mean, absolutely, they've brainwashed them so badly, it's not funny. absolutely, absolutely. तो ये इस तरह का जब आप गेम वो करते हो, मैं आपको एक दो स्टेटमेंट्स रीड करके सुनाता हूँ। 2018 में there was a gentleman called as Dr. James Giordano. ये डार्पा के साइंटिस्ट हैं। डार्पा इज बेसिकली डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। Those monkeys are 50 years ahead of the rest of the world. यस। सो ये करते क्या है एक्चुअली कि आप जैसे मान लो एम्स में कोई आपने रिसर्च सेंटर बना रखा है, या कहीं पे भी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह रिसर्च होते हैं। क्यों इनकी यूनिवर्सिटीज डीप स्टेट वाज एक्चुअली फंडिंग दीज यूनिवर्सिटीज एंड व्हाई सो मच मनी वाज गोइंग ऑन? बिकॉज डार्पा के एलिमेंट्स वहां पे होते हैं। अब आपने देखा कि कोई चीज वहां पे हो रही है, कोई रिसर्च हो रहा है जिसका कि इम्पैक्ट या रिजल्ट can be utilized by them for the security and military and all these purposes, तो वो suddenly उसके अंदर में चले जाते हैं and then they start funding it. So this gentleman said way back in 2018, and this he said when he was giving a lecture to West Point, and this guy was actually part of the Georgetown University, and डार्पा का था, लेकिन उसका जो स्टेशन था, वर्क स्टेशन था, वो यहाँ पे था यूनिवर्सिटी में। He warned of weaponization of cognitive capabilities. He highlighted how future conflicts might target not just behaviors but thinking itself. Then he further says that through electronic telepathy we are able to monitor the brain. If at one point technology foresaw that tiny hardly visible chip which was earlier used, तो पहले क्या होता था कि अगर आप ब्रेन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको चिप चाहिए होती थी। आजकल नहीं चाहिए। अब आजकल नहीं चाहिए। तो ये जो टेलीपैथिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीपैथी है, इसके थ्रू इन्होंने ये अचीव किया। देन देयर वाज अनदर जेंटलमैन एक्चुअली हु सेज कि पहले ये चिप की जरूरत होती थी और इसीलिए इनफैक्ट I quote his statement. He says that hardly visible chip implants were necessary in the brain to be able to electronically access individuals' thinking. Hence, highly magnetic graphene oxide in many of the COVID vaccines were injected. They were put in those injections, that vaccine, but later on it was realized that because of this electronic telepathy, now that is not required at all. So the game goes that far actually. तो अब जब आप इस तरह के now people know why they wanted Pfizer. Yeah, and who wanted Pfizer?
And the worst part is, Pfizer went to, I think, Brazil or Argentina or something and said, give us your military base. Yeah, Why did imagine. Pfizer want a military base? So these are the things. And ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है एक मिस्टर बैरी ट्रोवर है. He is ex MI5 Jeez. and he was a scientist, mind warfare का scientist है ये, who actually kind of turned into a whistleblower, and that is how he gave this statement. So ये इस तरह से similarly Klaus Schwab करके एक gentleman है जो Yeah. World World Economic Forum. Economic Forum के जो CEO थे, eternal CEO थे. He wrote a book, Shaping the Fourth Industrial Revolution. अब आप ये बताओ, आप जब शेपिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे किताब लिख रहे हो, तो आपके उसके चैप्टर्स क्या हैं? उन चैप्टर्स को अगर आप देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एथिक्स, अब उसमें एक चैप्टर उन्होंने पूरा डेडिकेट किया है ऑल्टरिंग द ह्यूमन बीइंग. नाउ जब ये that shit is shady, sir. Those guys have been, I mean, sorry, but freaking shady. And everybody should know what I'm wanting to say. But population reduction to, क्या post industrial truths to पता नहीं क्या क्या बात करते थे लोग. Absolutely. So this is the kind of ecosystem that we are actually trying to contest. And how do we expect a country like Nepal to actually stand up and survive in a situation like this? अब नेपाल में आप ये देखिए कि जब उन्होंने सोशल मीडिया को बैन किया, तो उन्होंने चाइनीज वाले जो थे, TikTok and all, they were not banned, at that point in time. They thought that probably, they will be able to prevail. But by then, you see, डिजिटल से फिजिकल में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था. और उसके बाद आप ये देखोगे, सारे जितने भी आप चाहे श्रीलंका का देख लो, आप बांग्लादेश का देख लो, किस किस्म के वीडियोस आते हैं, वही फर्नीचर को तोड़ने का, वही बिल्डिंग्स को जलाने का. एंड ऑल दिस दैट यू वर मेंशनिंग टुडे, इट इज ऑल प्री डिसाइडेड. व्हिच बिल्डिंग, इन व्हिच मैनर, and what are going to be the mechanics for actually burning that building, because how it is going to catch fire, how it is going to impact. So all the targets, physical targets as well as digital targets and cognitive targets and all, are all pre-decided and pre-planned and coordinated very well. Behind the scene, a lot of meetings take place, and this you can map in all the cases. So जहां कहीं पे भी ये प्ले अप करते हैं, तो उनका यही सिचुएशन. Clear, it's when I sat down, obviously it took me a lot of time because बंदों के बारे में निकालना बड़ा मुश्किल होता है. But the tactics as they were happening, जहां पर इन लोगों ने ऑफिसेस पे जाके अटैक करा, मैं बोला ये तो there is just because देखो सर, लोग बोलते हैं चाइना भी रिजीम चेंज कराता है. चाइना कभी रिजीम चेंज नहीं कराता. चाइना पता क्या करता है? चाइना bribes everyone. उसके मामे को, ताई को, ऊपर को, नीचे को, सबको पैसे दे देगा वो, उसको फर्क नहीं पड़ता. बिल्कुल. He will buy you. They don't like regime change and all that. हाँ. चाइना सिर्फ ये करता है कि आपको खरीद लेता है, फिर वही पैसे आपके अकाउंट में डाल देता है, मतलब आपके डेबिट कर देता है. हाँ. तो so that is how it actually works. तो चाइना का गेम is different, and China actually took a different route. China took economic route actually, and these people they thought कि हम ज्यादा कष्ट नहीं उठाएंगे, हम यहाँ बैठे बैठे अपनी लेबोरेटरी से चीजें बना के और उन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे. अब आपको मैं टिकटॉक के थोड़े से कुछ फीचर्स का जस्ट जिक्र करूंगा, बहुत ज्यादा मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या फीचर्स हैं जो इनके सिस्टम ने भी यूज किए होंगे, बिकॉज पैरेलली they have all been developed parallelly, but they have not been spoken of so much. So एक तो है एल्गोरिथम क्यूरेशन, मतलब टिकटॉक का जो सिस्टम है वो अपने एल्गोरिथम को भी बदल लेता है समय के अनुसार. So that is one. So it can amplify the things, or it can actually suppress the things. So without actually putting a ban on anything, you can do that. It does a lot of micro targeting and data harvesting actually. तो प्रिसिशन टारगेटेड नैरेटिव्स हैं, that is what they do.
So it is very, very, specific to the kind of need and all that. Then it does viral amplification. Then it does, a lot of things are there which actually keep you hooked. So the user, once it gets onto Twitter, he Reels, can't, he will keep. reels. Exactly. So similarly, long-term perception campaigns को भी you can actually do. So not that कि आज ही viral करना है या कुछ करना है. Suppose you plan for some 5 years, 6 years, 10 years kind of a scenario. So you can actually go ahead with that. So that is what is called as synthetic media integration. It can viral through the other platforms also. So it is not necessary कि आपने कुछ चीज को viral किया TikTok पे, so it is going to remain within TikTok. It can actually spill over to other platforms also. इसी तरह से Dang, इसमें, that's why we see TikTok videos on Instagram and Twitter, huh? yeah, absolutely. So it is that kind of mechanism. And it is, इसका Wow. जो सबसे तगड़ा फीचर है, वो फीचर ये है कि एक बार आपने कोई भी कैंपेन शुरू करी, तो उस कैंपेन के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सो व्हेन यू स्टार्ट टाइपिंग, within few words of your typing, they will pick up, they will be able to actually extrapolate what you are wanting to say, और आपकी सोच के हिसाब से हजारों आपके कमेंट्स जो है आपके उसमें चैनल में दिखाई देने लगेंगे. So even before you have actually communicated, the response to your communication is already there, and it is all happening in real time actually. So if this kind of thing is happening, तो अब humans का actually कोई जरूरत नहीं है. नहीं सर, वो है, I mean honestly, वो AI is intelligent, but सर वो अटक जाता है ना एक जगह पे आके. वो मतलब उसके बाद तुम जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, वो फंस जाता है. I work with a lot of AI in my research and all that stuff, but trust me, these guys, and I work with 3-4 of them. सर फंसता है तो मतलब उसके बाद जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे, अच्छा भाई माफ कर, थैंक यू, बाय बाय बाय, एंड चैट, तब तक वो फंसा रहेगा वहीं पर ही. It's so yeah, it's smart, but that's why people like you and me still exist. Otherwise, we would have all been brainwashed. Yeah, true. That is there. So, but the issue is that when you get into warfare, actually, so now you don't require armies, you don't require tanks, you don't require all this. If they can alter the things, I mean, why should a country need to kind of capture Bangladesh when it has ensured that it comes to its pocket actually without firing a single shot? So what I'm trying to say is that this is the game, and now as a nation we have to actually be very clear that for future survival and whatever rise that we are looking at, this is one area where we have to actually work on very seriously. And few things which I mean realized during the course of thinking through this issue, whatever little assessment I tried to carry out, and what we need to do as India, I think I'll just share in next couple of minutes. So one is that it is a test of India, whether you call it diplomatic, economic, or in any other manner. So we have to pass this test, and as a nation, actually, our these steps towards future, they have to be very calibrated, and we have to actually ensure that aspect. Then three fronts that we are fighting. One is ideological, technological, and political warfare. Now these three fronts are common to any adversary, whether you call it China, or in today's scenario, if US has to play games against us. So I think these are the three fronts which are going to be played. We are definitely surrounded by fragile, unstable, and vulnerable, confused states. That's to keep us here. Yes. And not expand. Yes. So that configuration of our neighborhood, or that configuration of our surroundings, actually
is something which will be managed and which will be kept at that. So we have to be prepared to deal with this kind of a neighborhood, and this arc is going to stay for some time till we are able to do something to overcome this. Then when it comes to physical aspects like Bangladesh, I think there is no other solution but to expand the Siliguri corridor. And the moment you do that, I think some impact like Operation Sindoor that we did, hopefully for some time, that adversary is going to keep quiet. This is something, which is being played, and this vulnerability is, part of the game. So whether you take, China, they also keep, kind of uh, hinting at it, and whatever earlier confrontations have happened, they were also targeting this. So this is one area which has to be, taken care of, because northeast का जो भी connectivity है, look east, act east policies जो भी हमारी हैं, they have to be, they have to go through unaffected, actually untouched. So that is स्टीमरोल टाइप करना पड़ेगा कुछ. exactly, and not much. You just need to expand it by certain, maybe double it in terms of width or something. So that is one area where I feel that we need to actually work on. Next is this external encroachment in India's backyard. This will continue, whether it is done through UN proposal for that humanitarian corridor, or eyeing towards some island. Who's next? So that is a $1,000,000 question. But Whether they are I have two options. मेरे हिसाब से it's either Maldives again, and I am seeing signs there. मेरे को दिख रहा है. yeah, Because every small country that was there with China on that SEO day will face it. absolutely, that is there. So that is the way they are looking at. Then another issue is, Bay of Bengal's strategic geometry is such that, given the situation that China is in, this is one of the very good options, especially when the CPEC is getting threatened now. Yeah. So, अब उसके पास में, Malacca dilemma will remain a dilemma. Now, CPEC has become a dilemma, and maybe after some time, they would have to probably believe that it is gone from their hands in case US seriously actually gets into it. And in any case, what is happening in Balochistan and all those areas, in any case, it's a no-go as far as China is concerned. And when that goes, all the assets that they created in Afghanistan in terms of minerals and mining, and so a lot of things are going to get affected. So if these two are facing this kind of a situation, then maybe that China actually goes full throttle with respect to this area, whether it is Myanmar or Bangladesh. So that is one aspect which we have to be clear about. And the swing states that I mentioned initially, we have to manage these swing states. And if we don't manage these swing states, then I think these problems will keep getting intensified. So we have to actually counter the strategy, whatever strategy US is adopting in all these states. We have to proactively, like you are saying that we are sensing something in Maldives also. So I think we have to be ahead of all these interests. Like Kenya, it's happening. Yeah. As we speak, there's same stuff which is happening in Kenya right now. Yeah. So Street riots, और ये केन्या के riots तो कब से चल रहे हैं? जून से सर. Yeah. I mean, I promised the audience कि मैं थोड़ा अफ्रीका पढ़ूंगा, तो मैं आजकल आधा घंटा लगा के अफ्रीका की न्यूज़ पढ़ता हूँ. When I was watching Kenya का stuff, my God, it's the same. Look at Indonesia, the same. Absolutely. Same. Look at Thailand. Yeah, same game. I mean, and it's so powerful, na? You can't do jack shit to stop it. Yeah, absolutely.
You see, you get overwhelmed. All your Arey, sir, systems. the bloody country's army, the police is not able to stop it, even after firing bullets, and actually bullets make it worse. Absolutely. You know, there was a time when protest को आपको हिलाना हो, 4-6 बंदे गिराओ, खत्म, finished, right? Like even in Kashmir also, what happens is you just have to keep the cycle of anger alive. Yeah, ये When वही this कर रहे हैं अभी. That's वही what is कर happening right now. अब वो वहां अभी पे आज बड़े एक गुस्सा है that stupid bloody bugger who got arrested because of the crap. क्या क्या है उसका नाम? Some MLA, आप MLA or whatever. या 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 Today वो आप ML whatever संजय सिंह Iran or that guy. something. वो फारूक अब्दुल्ला को बंद कर रखा है ना, तो उसकी गेट के ऊपर चढ़ के उससे बात कर रहा था and all that nonsense. Yeah. हम्म. So वहां पे भी क्या होता था एक्चुअली ना कि यू सी जहां पे भी आपका क्राउड हुआ, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट वगैरह आपने क्रिएट किया, अब उसको अगर आप वायलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सस्टेन्ड वायलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो जस्ट somebody firing few shots. And Yeah. and I have seen so many times when you look at the videos of those incidents or events, you can actually identify that this guy was a terrorist. And these guys are actually infiltrated into various situations and circumstances. अब आपने एक फायर कर दिया, इसी तरह से आप second thing that you can do is you kill a policeman, you kill some influential guy. So this way what happens, you can just short circuit the spiral actually, and then thereafter things go uncontrolled. And once it starts in this way, then thereafter those videos, visuals, and the kind of things that will come up, like you were mentioning today, what was the need for students to be present there in that protest? I know. They are made to actually, they are made to participate. एंड कई बार तो क्या होता है कि टाइमिंग और लोकेशन इस तरह से डिसाइड की जाती है कि स्कूल छुट्टी जैसे हुई वैसे ही वहां पे इरप्ट हुआ, तो अब बच्चे तो बाहर हैं, सड़क पे हैं सारे. What do you do with that? Soft targets. Yeah, so it is all machination which happens, and that machination is something which we have to understand. I mean, you look at our protests जो हमारे हुए थे सर. Yeah. Farmers में, ठीक है, poor farmer, ये वो, that face, ठीक है, and they brought the women out. Absolutely. CA mostly led by women. Yeah. याद है आपको, आंटियों का प्रोटेस्ट बोलते थे उसको. Yeah. ठीक है, we used to call it आंटियों का प्रोटेस्ट. ट्विटर में उस टाइम पे होता था ये आंटियों का प्रोटेस्ट, and because women are soft targets ना, आप कुछ ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते. एंड एक चीज वो भी है, दूसरी चीज उसका इमोशनल इम्पैक्ट इतना होता है कि सपोज अ चाइल्ड इज किल्ड, then you just have to take one shot and then make it viral. मैं तो उस टाइम पे बोलता था सर, फार्मर्स पे भी और इन पे भी मैं एक ही चीज बोलता था, साला ठंडा पानी फेंको सुबह सुबह, कोई नहीं आएगा वापस दोबारा. Yeah, that's right. You gotta see, sir, I don't know, I somehow feel all this nonsense needs to be broken with very basic simple things. True, I agree with you. एक वो फार्मर्स 2 के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था. We took drones, ठीक है, and they were dunking bloody these tear gas in the middle of crowd. तो I still remember this chap, this guy, he was tennis ball के साथ खड़ा हुआ. जर्नलिस्ट asked him, ये टेनिस बॉल किसके लिए? कहता है ड्रोन को मारने के लिए. कहता है टेनिस बॉल क्यों? कहता कल पत्थर मारे थे ना, हमारे बंदों के लग गए थे. तो such a simple thing, it created chaos within the protest. I think the break to this is getting down to basics. Absolutely. Yeah. And you have to actually isolate this element from their logistics, because थोड़े टाइम के बाद क्या होता है ना कि they start enjoying this. Yeah. All those people who were there, since I am from a Sikh Paltan, so a lot of our boys would go home on chutti, and also they will come back with a lot of stories. So I was asking one of my boys कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? बोलता है सर मजे कर रहे हैं, ये बूढ़े बूढ़े लोग वहां पे पहुंच गए, बोलते हैं मालिश हो रही है, एसी मिल रहा है, ये हो रहा है वो. So this ecosystem of logistics is something which has to be so they have to be isolated from this logistics.
Yeah. And the moment it happens, then after some time they start actually, feeling Breaking the up. Yeah. 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 Interesting. I mean, very, very interesting. आपने आज 2-3 चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपका डार्पा का सुन के तो थोड़े लोग डर गए हैं। गाइस डार्पा के बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते यार। बैन True, नहीं true. साला घर के बाहर सीआईए खड़ी होगी भैंस की यहाँ कमी। No, you see, firstly, it is my domain. I have worked for a long time, and I am हाँ also वो है but you know there is only a limited scope to talk about DARPA. absolutely, they are absolutely. I'll just give you guys an example and this is now public knowledge so there is nothing here and there. Yeah, it is all from open source actually. There Nothing is from ये जो SR-71 Blackbird है ना, ठीक है, they were flying it in the 1960s. I mean that damn thing went to what 70,000 feet at 3 times the speed of sound. Undetectable even today you can't detect it. 1960s में उड़ा रहे थे यार वो. imagine. They made an aircraft called the B-1B. अभी हमने B-2 बॉम्बर देखा ना. B2. Yeah. तो इसका एक और है वो जो विंग वाला है. It's called the B-1. B-1 was so strong, so powerful that it would rattle cities when it would fly. So they didn't make that. They made something which was a lesser one called B-1B. You can wonder what technology they've got, sir. 1969, they were sitting on the moon with, I mean, वो पुराने जमाने में वो डिजिटल क्लॉक आती थी, वॉच आती थी ना, हाथ में पहनते थे, उसमें डिजिट लिखी होती थी और डेट लिखी होती थी. Yeah. Total memory in that would be for some 40-50 kb. Yeah. They went to the moon with 150 kb of calculation power and they landed there and really came back. I mean, it's crazy. Yeah. Absolutely crazy the kind of technology they have. You have to give it to the Americans that way. I mean, you just I've always respected them for this only. Their technology and their science is just mind-boggling. I mean, whoever thought of creating a bloody freaking virus, they were doing it in 2013. So that is how they work actually. No? So all this academic, centers, whatever is happening, whatever research is happening, the moment they realize that it is useful, it is important. And why do you think that so many Indians and so many, our own countrymen, they went and they would find only place in, USA? Because they actually valued this kind of a thing. So they have actually grown. Yeah. I mean, amazing. It calls. That's the only respect I think America deserves today, even today. And one doesn't know what the hell they are flying right now. Invisible aircraft. What pilot sits inside, canopy closes, jars can't be seen. I don't know. Probably have something of that sort. Because these guys are good. आपने जो चीजें बताई हैं सर, this is quite interesting, and it's one thing we need to understand. The only way to break this is to think simply and kind of keep your mind clear so that you can decipher from the nonsense which is actually taking place. See, Adi, इन सब चीज को अगर आप देखो, ब्रेन को अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो nothing can impact the brain. And अगर नेशनलिस्टिक फीलिंग को हम स्ट्रांग बनाते हैं, country first. Yeah, like I was when I was thinking about it, that what could be the antidote for us in current state and wherever we are. So one thought actually occurred to me कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, अगर इसके ऊपर सब दिल से विश्वास कर लें, and everybody's brain gets kind of intensely attached with this thought process, no amount of DARPA effort, no amount of any other effort will actually work. Can you imagine Modi ji has been saying this? Modi ji 8 साल से ये चीज हमको बोल रहे हैं. 8 years he's been saying this. बिल्कुल. Imagine what the man knows. True. I mean, मोदी जी के साथ ना एक दिन, मतलब वो पूरा बोलते हैं ना, फुल डैबिंग शैबिंग कर लो, कोई रिकॉर्डिंग ऊपर नहीं, बस एक कमरे के अंदर, साउंड प्रूफ कमरे के अंदर बैठ के बात करनी है. सर जी जरा बताओ हो क्या रहा है. उसके बाद हमारी मेमोरी वाइप कर देना, कोई बात नहीं, बट बता तो दो, पता चलो क्या है.
what the hell do you know? I mean, it's amazing, sir. Yeah. थोड़े सवाल ले लें, sir. Let's Yeah, take some please. questions and Yeah, let's please. take some answers from you. Of course, guys, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए. Thank you, sir. Every week you come up with something really interesting and gives us food for thought. Thanks, Adi.